है स्टैंडर्ड किया गया है। 5 अक्टूबर तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बातें करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या मैंने आपको बताया है, इसको आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट यानी कि 12th पास और ग्रेजुएशन पास दोनों लोगों का वैकेंसी आ चुका है, उसके लिए आप फॉर्म एलिजिबल हैं। अगर आपका एज लिमिट है इसमें चेंज किया जाएगा, इस बार एज लिमिट का चेंज किया जाएगा। तो ये किस तरह से चेंज होगा इसको हम जानते हैं। एक बार हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानते हैं। पहली बात तो ये 21 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जाएगा और नॉन ग्रेजुएट वाले यानी 12th पास वाले जो 18 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। टोटल सीटों की संख्या इसमें 5800 है ग्रेजुएट वाले में। नॉन ग्रेजुएट में आपका 3050 है, यानी दोनों मिलाकर के अगर कैलकुलेट करें तो लगभग आपको 8850 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएट हैं तो 12th पास होंगे ही। आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें आपको बताया नहीं गया है। 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका दे सकते हैं, ये आपका RRB में मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी में आप लगे रहिए। जिन लोगों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ किसी कारण से तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। टोटल आपका जो है एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया 18 से 33 तक और आपका नॉन ग्रेजुएट में 18 से लेकर के 30 तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए टॉपिक पर चलते हैं, मेन टॉपिक पर। AEDU के बारे में बताया आपको, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें कंपटीशन आपको नेक टू नेक रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और बैकअप चैनल के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको @BPSC GK GS को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बेल घंटी आपको यहाँ पर जो है हैंगआउट पर दे देता हूँ ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ट्रबल आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बफरिंग अगर आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बताइएगा। चलिए टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। कल के डेट में मैंने आपको फिजिक्स का मैंने आपका 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तीसरा टॉपिक आपका यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। ओके, गति, बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे। गति क्या क्या चीज़ जानेंगे, तो गति, बल और आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम में ध्यान दीजिएगा, इसको मोशन, फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में इसको जानेंगे। यांत्रिक भौतिकी की वह शाखा है जो बल की क्रिया के तहत किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। किसको कहते हैं, तो यांत्रिकी भौतिकी यानी कि फिजिक्स का वो शाखा है, ब्रांचेज ऑफ वेयर द वी कैन लर्न, और यानी बल की प्रक्रिया के तहत किसी वस्तु की गति यानी मोशन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स जो है आपका एक तो स्टैटिक हो सकता है, शुद्ध गतिकी हो सकता है या गतिकी हो सकता है। इस तरह से 3 डिवाइडेड में बांटा गया है। तो किस तरह से करना है, तो एक आपका तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए देख सकते हैं स्टैटिक किसको कहते हैं, स्टैटिक जिसको कहें इंग्लिश में देख सकते हैं। विराम की स्थिति में गति का अध्ययन करना है, विराम की स्थिति में गति का अध्ययन करना। शुद्ध गति की, गति के कारण पर विचार किए बिना गति का अध्ययन करना है, यानी गति के क्या कारण है उसके बिना जाने उसका गति का अध्ययन करना। एक गतिकी क्या होता है, गति के कारण को ध्यान में रखते हुए गति का अध्ययन करना। तो तीनों पॉइंट जानेंगे। गति यानी मोशन, मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन जो होता है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, इसे जो है वस्तु की गति कहा जाता है। किसी को कहता है, इसे वस्तु का गति कहा जाता है। गति के प्रकार होते हैं सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। कंपनीय गति, किसी वस्तु के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करने को कंपनीय गति कहते हैं। इधर उधर गति करने वाले को क्या कहते हैं, कंपनीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति यानी मोशन किसी होते हैं, जब किसी वस्तु के किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से एक गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका नाम दिया जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है। आई होप कि सभी लोगों को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा, स्ट्रीमिंग में नेट में अगर वाईफाई में कोई आ रही है तो फिर बताइएगा। चलिए
आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आ रही होगी। कोई इशू आता है तो आप साथ ही साथ आप इन्फॉर्म कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका वक्रीय गति, यानी सत्य गतिमान हो तब ये एक आपको वक्रीय में आपका आधार पर गति के प्रकार है। एक विमीय गति एक सीधे रेखा में किसी पिंड पर जाता है। एग्जाम्पल में आप कहिए सीधी सड़क पर कार की गति स्वतंत्र रूप से गिरने से संबंधित है। सीधी सड़क पर जो है कार की गति या स्वतंत्र रूप से गिरने, आपको जो एग्जाम्पल है एक विमीय गति कह सकते हैं। द्विविमीय आपको जो है जिसको 2 डायमेंशन कहते हैं। 2 डायमेंशन आपको जो है या 2 विमीय गति, समतल में पिंड की गति को 2 विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल में एक वृत्तीय मोड़ पर कार की गति, बिलियर्ड बॉल की गति। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक वृत्तीय मोड़ पर क्या होता है, 2 बीम की जरूरत पड़ती है, एक एक्स एक्सिस एक वाई बॉल की गति। नेक्स्ट है त्रिविमीय गति, आकाश में पिंड की गति को त्रिविमीय यानी 3D जिसको कहते हैं 3 डायमेंशन में देखने को मिलता है। और इसका 3 डायमेंशन हो जाएगा, एक्स वाई आपका जेड के रूप में भी देखने को मिलता है। उड़ते हुए कीट पतंगों की गति भी त्रिविमीय गति होता है, 3 डायमेंशन में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है विरामावस्था। विरामावस्था किसको विरामावस्था किसको कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे वस्तु को विरामावस्था कहा जाता है। यदि वस्तु विरामावस्था से चलती है तो प्रारंभिक आपका वेग जो है u बराबर 0 होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है विरामावस्था में जो है प्रारंभिक वेग आपका जो है u आपका 0 होता है। नेक्स्ट आपका यदि विरामावस्था में रुकती है तो अंतिम वेग आपका जो है अगर रुक जाती है तो v बराबर 0 होता है। अगर स्टार्टिंग में आपका जो है वेलोसिटी 0 होता है और अंत वाला जो होता है अगर वेलोसिटी आपका रुक जाता है तो आपको v 0 होगा। u 0 कब होगा, जब आरंभिक होगा, प्रारंभिक जिसको कहते हैं स्टार्टिंग। यदि वस्तु समान वेग से गति करती है तो त्वरण क्या होगा, क्योंकि v - u/t आपका 2 होता है तो एक्सेलरेशन डिफरेंस होता है प्रारंभिक और अंतिम का, तो इसमें आपका 0 हो जाएगा क्योंकि एक समान गति से चल रहा है। तो दोनों अगर देखेंगे तो दोनों समान होगा। मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक है आपका गति करना है, ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक जाना है और कंटिन्यू किया 50 के स्पीड से और यहाँ भी जाकर के 50 ही है, तो दोनों के बीच में एक्सेलरेशन क्या हुआ तो 0 हो जाएगा क्योंकि 50 - 50 करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ किसको कहते हैं, जिन राशियों में केवल परिणाम हो यानी मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं हो तो इसमें इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होते हैं, वे राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होता है, दिशा होता है, सदिश राशि कहलाते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि में आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है जनरली, तो जैसे होते हैं अदिश राशि जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक किया जाता है। आपका जैसे एग्जाम्पल में समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे जो है अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सा है फिर से बता देते हैं, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लंबाई, आयतन, अंश, सन्निहित क्षेत्रफल, द्रव्यमान। आपका द्रव्यमान जो आपका अदिश राशि में आता है, इसका एग्जाम्पल है क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। नेक्स्ट तापमान जिसको टेम्परेचर का है, या उष्मा, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो इसके धारा एग्जाम्पल हैं, तो अदिश राशि के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में बल हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, भार, बल, संवेग, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे एग्जाम्पल किसका है, तो सदिश राशि के। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा सारे जो टर्म, जैसे आपका टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंड एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, हीट, मास। इसी तरह से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया, एंड वेट हो गया, मोमेंटम हो गया, एंड आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्युत धारा में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ये अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के योगफल का नियम का पालन नहीं करता है। एक चीज़ और इसमें जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आप एस सी वर्मा को आप पढ़ेंगे
या फिर कहीं भी कोई अच्छे बुक को एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया गया सदिश राशि के 3 गुण होना जरूरी है। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है त्रिभुज के तीसरे नियम को फॉलो करता है, क्योंकि यह योग के जो है ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए आपका विद्युत धारा जो है अदिश राशि में माना जाता है। दूरी यदि जो है दूरी तय विद्युत धारा, चलिए दूरी जो आपका है गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी को सदा धनात्मक कहा जाता है। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हमको ए से आपके घर से लेकर के स्कूल तक जाना है, तो इसके जाने का रास्ता मान लीजिए यहाँ तक गए, फिर आपका यहाँ से स्कूल बी तक गए, ये आपका स्कूल यहाँ पर है, तो न्यूनतम दूरी जो आपको यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। मान लीजिए आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो दोनों मिलाकर के कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ 7 आएगा, लेकिन न्यूनतम दूरी हम डिस्टेंस यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका है 5 हो गया। त्रिभुज के त्रिकोण नियम को भी फॉलो कर रहा है, तो आपका ये आंसर सही होगा। नहीं तो ये विस्थापन आपका कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर दूरी अगर बात करेंगे तो दूरी आपका होगा 7 हो जाएगा, 3+4 आपका कैलकुलेट किया जाएगा और आपका यहाँ तक स्कूल पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट दूरी और विस्थापन के बीच में तुलना करेंगे तो परिणाम उनके मामले में दूरी जो हमेशा बड़ा होता है, देख सकते हैं दूरी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया विस्थापन से बड़ा होता है। नेक्स्ट आपको बातें करें गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। गतिमान अगर वस्तु है, वस्तु अगर चल रही है तो कभी भी वो शून्य या फिर निगेटिव नहीं होगा सकता है। विस्थापन हो सकता है आपका ग्रेटर देन 0, परंतु आपको जो है विस्थापन या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 लेस देन आपको 0 है। गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय के साथ कभी कम नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन हो सकती है। चाल किसको कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत चाल किसको कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तय की गई कुल दूरी या फिर एवं दूरी तय करने में कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तय की गई कुल दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय को आपको अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका औसत चाल का फॉर्मूला हो गया, तय की गई कुल दूरी अपन दूरी तय करने में कुल लगा समय, कितना समय लगा है आपका, तो उसको कहते हैं औसत चाल। चाल का मापन जो होता है स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा इसको स्पीडोमीटर। ये आपका ग्रुप डी में और रेलवे एनटीपीसी में जेई में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया। जेई में स्पीडोमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है, तो आपका कार की चाल या चाल का मापन किया जाता है, स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति किसको कहते हैं? यादृच्छिक आपका गति, चलिए यादृच्छिक गति किसको कहते हैं? यादृच्छिक आपका गति उसको कहते हैं ये जब किसी वस्तु की गति निश्चित दिशा में नहीं होती है, फुटबॉल मैदान में खिलाड़ी की गति के समान होती है, तो इसे यादृच्छिक गति कहलाता है। वेग एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग बराबर विस्थापन अपन समय होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कोणीय विस्थापन वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन के नाम से जानते हैं, उसको कोणीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। कोणीय विस्थापन के नाम से जानते हैं। कोणीय वेग बराबर जो एक कोणीय वेग एक सदिश राशि है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कोणीय वेग आपको जानते हैं। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के में परिवर्तन की दर को कण को कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन को परिवर्तन को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है विस्थापन अपन कोणीय विस्थापन अपन टी के रूप में डेल थीटा अपन डेल टी के नाम में जाता है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? ये आपका जो है रेडियन प्रति सेकंड के रूप में जानते हैं। देख सकते हैं ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन से डाउट है तो बताइएगा। चलिए जानते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को बताते हैं।
रमेश नाम का एक कोई है जो कि 180 मीटर के एक मैदान पर दौड़ता है। कितना है? तो 180 मीटर के मैदान पर दौड़ता है। वह एक सीधे राह तक आपको 360 मीटर को 2 मिनट में तय करती है। यानी 1 मिनट में कितना 180 मीटर वो ट्रेवल करता है। तो रमेश की औसत चाल और औसत वेग का पता कीजिए। तो देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रमेश 2 मिनट में आपका इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 2 मिनट में आपका जो है कितना विस्थापन होता है। विस्थापन आपका 0 होगा क्योंकि वापस वहीं पर आ जाता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपन कुल समय। तो कुल दूरी आपका 360 है और मिनट इसको लगा 2 मिनट, तो इसका निकल के आ जाएगा। इसको मिनट निकालेंगे, मिनट से डिवाइडेड करेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 120 या फिर 0 कैंसिल कर दीजिए। आपको 6 दूनी 12, 12 से इसको 3 बार में काटेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। औसत अगर वेग की बात करें, एवरेज वेलोसिटी जिसको कहते हैं, कुल विस्थापन अपन कुल समय। कुल विस्थापन आपका जो है विस्थापन हुआ ही नहीं, 0 है क्योंकि विस्थापन आपको 2 मिनट में वापस आ जाता है अपना। रमेश 100 मीटर के दौर पर आपका दौड़ता है, सीधी रास्ते के साथ एक छोर से दूसरे छोर पर जो है इतना मीटर में तय करती है। रमेश की औसत चाल औसत वेग आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल रहेगा, औसत आपका जो है चाल आपका कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड से आपका दौड़ रहा है, बस उसकी वेलोसिटी आपका कम है, यानी औसत जो है आपका जो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। त्वरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जानते हैं। त्वरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को आपको त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देगा। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपन समय के नाम से जानते हैं, v - u/t के नाम से जानते हैं। वेग में दिशा में धनात्मक जो है त्वरण जो है धनात्मक, वेग में विपरीत दिशा में जो है इसको ऋणात्मक होता है। अगर वेग की दिशा जो है पॉजिटिव में जाता है, मान लीजिए वेलोसिटी इस दिशा में जा रहा है सिर्फ, और अगर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका त्वरण जो है नेगेटिव में है। इसमें आपका ए जो होता है पॉजिटिव में आ जाएगा, इसमें आपका नेगेटिव में आपका ए आ जाएगा। त्वरण जो है सदिश राशि है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए और त्रिभुज के आपका ट्रिपल नियम को भी फॉलो करता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा होता है LT में पावर -2। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल आता है BPSC में, कई जगह एग्जामिनेशन में। TRE वाले भी ध्यान दीजिएगा। एक बस है जो 5 सेकंड में जो है अपनी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड से घटा करके क्या करता है 60 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड अपना स्पीड घटा देता है 5 सेकंड में। तो बस का त्वरण क्या होता है? बस का त्वरण इसमें देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 80 माइनस वेग में परिवर्तन बटन कितना किया तो 80 से 60 किया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। कितने सेकंड में किया? तो 5 सेकंड में किया, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। सॉरी 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 × 6 20, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति के समीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, भर के क्वेश्चन आता है आपको। v = u + at, ये फर्स्ट आपका इक्वेशन है। सेकंड s = u2 + half at स्क्वायर, और थर्ड आपका होता है v² = u² + 2s। तो ये तीनों याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में। इससे संबंधित देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से बनता है। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति क्या है? गुरुत्व के अंतर्गत यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो तब गति का समीकरण इस तरह से देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपका जो है g का मान नेगेटिव में चला जाता है, नीचे आपका g पॉजिटिव में रहता है। तो देख सकते हैं, तो v = u - gt आता है। h बराबर जिसको s कह सकते हैं या h कह सकते हैं हाइट के रूप में, तो ut - ½ gt स्क्वायर होता है। आपका v² - u - 2gh के रूप में जानते हैं। यदि कोई पिंड जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, यानी g जो आपको नीचे की ओर है, तो इसमें आपको जो है ग्रेविटेशन आपका एक्सेलरेशन जो है आपका जो कह सकते हैं वो पॉजिटिव होता है। तब गति के जो है समीकरण इस तरह से देखने को मिला। v = u + at रहेगा, h = u2 + half gt या ½ gt स्क्वायर, v² = u² + 2gh रहेगा। यदि कोई पिंड जो है विरामावस्था में रहेगा, यानी कि जब u स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है आपका प्रारंभिक वेलोसिटी 0 हो जाता है, से गिरना शुरू करता है, तो गति का समीकरण क्या होगा? तो आपका u का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो v = आपका h = ½ gt स्क्वायर और v² = 2gh के इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल, जिसको 2 विमीय में गति क्या होता है? आपका मोशन इन 2 डायमेंशन। किसी वस्तु कहा जाता है यदि समय के अनुसार स्थान परिवर्तन में वस्तु की स्थिति को निर्देशित करने के लिए 3 में से 2 निर्देशांक की आवश्यकता होती है। निर्देशांक किसको कहते हैं? तो आपका एक्सिस कहते हैं, जैसे आपका ये एक्सिस का ये वाई एक्सिस हो गया। अगर आपका 3 डायमेंशन की बात करें तो ये आपका एक डायमेंशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
टू डायमेंशन में जो है आपको प्रक्षेप गति मिलता है और वृत्तीय गति देखने को मिलता है। देख सकते हैं प्रक्षेप गति जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ये है किसी पिंड की आपका जो है पिंड को पृथ्वी से आकाश की ओर किसी कण को उछाला जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक वक्रीय पथ का अनुसरण कर आपका गति करता है, तब ये वह आपका तब पथ जो है प्रक्षेप गति वक्र या फिर गति प्रक्षेप कहलाती है। प्रक्षेप गति में घर्षण श्यानता वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाते हैं। पहले एग्जाम्पल में बंदूक से चलाई गई गोली। ये प्रक्षेप गति के जो है प्रकार हैं दो, कई तो परोक्ष आपका प्रक्षेप गति होता है, एक क्षैतिज आपका गति होता है। परोक्ष प्रक्षेप गति का समीकरण प्रक्षेप का पथ जो है परवलयाकार होता है। क्या होता है? पाराबोलिक होता है। परवलयाकार जिसको कहते हैं प्रक्षेप का उड़यन काल जो होता है कितना होता है? उड़यन काल इसको देखा हुआ जाता है। जिस समय में वस्तु हवा में होती है तो उसे उड़यन काल जो है के समय के रूप में जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है T=2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। u आपका प्रारंभिक जिसको कहते हैं आरंभिक या प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी इसको कहते हैं। g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और θ=u होगा क्षैतिज और अक्ष के बीच का कोण होता है थीटा आपका। नेक्स्ट क्षैतिज प्रास जिसको कहते हैं, रेंज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उड़यन काल में जो है किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी r बराबर u²। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 आपका घस के यहाँ आ जाता है u² और यहाँ एक और 2 आ जाता है, sin 2 थीटा अपॉन जी होता है। u² sin 2 थीटा अपॉन जी, u² sin 2 थीटा अपॉन जी के रूप में जानते हैं। अधिकतम वेलोसिटी जिसको कहते हैं अधिकतम हाइट अधिकतम ऊंचाई या प्रक्षेप के बिंदु से अधिकतम ऊंचाई है जहां तक एक प्रक्षेप आपका जो है हो सकता है। कैपिटल H u² sin² थीटा अपॉन 2g होता है। तो यहाँ सभी जगह 2 देखने को मिलेगा। H में आपका जो है सभी जगह फॉर्मूला याद करने को बता देता हूँ एक तरीका आपका। पहले में r जो है आपका t यानी निकालने के लिए, समय निकालने के लिए सिर्फ 2 आगे में रहेगा, बाकी sin थीटा अपॉन जी रहेगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। और क्षैतिज में आपको निकालने प्रास यानी रेंज निकालने के लिए u² और यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, नीचे में कोई 2 नहीं रहेगा। और H वाले में क्या है सभी जगह 2 रहेगा, u² sin² थीटा अपॉन 2g, sin² थीटा अपॉन 2g के रूप में जानते हैं। प्रक्षेप के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण अवधारणा भी है। अधिकतम जो है उड़यन काल जो आपका थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर sin थीटा 90 डिग्री बराबर sin 90 बराबर 1 होता है। तो इसलिए अधिकतम उड़यन काल जो आपका टाइम पीरियड आपका थीटा बराबर 90 पर होगा। T=2u अपॉन जी इसका आ जाएगा, T=2u अपॉन जी होता है। अधिकतम प्रास जो है आपका रेंज आपको मिलेगा जब आपका थीटा बराबर आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री का अगर इसे आपको 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 आ जाएगा, u² अपॉन 2g आ जाएगा। अधिकतम ऊंचाई अगर बात करें तो थीटा फिर इसमें 90 डिग्री होगा, यानी कि टाइम में और ऊंचाई में, टाइम और हाइट में जो है T और H में, T और H देख सकते हैं, इसका लिखना भी आसान होता है। तो T और H दोनों में 90 डिग्री होगा। और R जो होता है आप लोगों को पता है, R के जैसे R का कई एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, रेंज हो गया, राइट हो गया तो इसका वह थीटा बराबर 45 डिग्री पर, क्योंकि sin 2 थीटा इसमें फॉर्मूला डिपेंड करता है सारी चीज़ें। अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम प्रास के बीच में अंतर कितना होता है? r बराबर 4h आपका को थीटा होता है, r tan थीटा = 4h होता है। इसे याद रख सकते हैं आप, इसको याद रखिएगा। अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम आपका प्रास के लिए, रेंज के लिए थीटा के बीच में कितना संबंध होगा? इसके बीच में संबंध होगा r = 4h कोट थीटा होगा। अगर कोट थीटा को tan थीटा में बदलेंगे तो ये आपका 1/tan थीटा होता है इसका, तो ये आपका इधर आ जाएगा, r tan थीटा = 4h हो जाएगा, r tan थीटा = 4h। प्रक्षेप गति में ऊर्जा जो है संरक्षित होता है, यानी कि कंजर्व किया जाता है। RHT द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें कोई भी मास देख सकते हैं, कहीं भी मास दिया है, m दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन भी आ चुका है कि RHT में जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो नहीं करता है। नेक्स्ट है इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद प्रारंभिक जो है वेग जो है यानी u दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ आपका 30 डिग्री के x अक्ष के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। तो गणना करना है, इसका प्रास निकालना है यानी रेंज निकालना है, और हाइट निकालना है यानी h निकालना है, t निकालना है। तो पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। m का वैल्यू दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, और इसका u का वैल्यू दिया है, और आपका बाकी जी को सभी लोगों को पता है, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। इसी से निकाल लीजिए, यहाँ देख सकते हैं निकाला गया। प्रास बराबर आपको मैंने बताया, आपको फॉर्मूला सबसे पहले आपका
u sin थीटा अपॉन 0 होता है। इसका थीटा का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री, u का वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ 2 × 10 × sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको h निकालने के लिए, सॉरी उसके बाद आप प्रास निकालने के लिए, यहाँ पर सिर्फ एक जगह 2 है, अब यहाँ पर 2 जगह 2 मिलेगा। u² sin 2 थीटा अपॉन g, यहाँ पर वैल्यू रखिए, u² यानी कि u का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है √3/2। ये तो 10 एक जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और कट जाएगा तो आपको बचेगा 5, तो 5√3 आ जाएगा। 2 वैल्यू निकाल दिया मैंने। तीसरा वैल्यू आपका h निकालना है। h का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सभी जगह 2 आपको लगाना है, u² भी लगाना है, sin स्क्वायर पर भी लगाना है, थीटा अपॉन √2g पे भी लगाना है, तो सभी वैल्यू रख दीजिए। g का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 10 × 2 और 10 स्क्वायर लेना है, 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा आपका डिवाइडेड बाई स्क्वायर है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये बाकी इसके वैल्यू जो कट सकता है काट दीजिए, टोटल आ जाएगा 5/4 मीटर पर आ जाएगा। प्रक्षेप गति यानी जिसको कहते हैं क्षैतिज प्रक्षेप गति, ये क्षैतिज प्रक्षेप गति का पथ जो होता है वस्तु द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पथ जो है आपका पथ जो है आपका परवलयाकार होता है। क्या होता है पाराबोलिक, जिसको कहते हैं परवलयाकार। जब हम वस्तु को मैक्सिमम 45 डिग्री पर भेजते हैं तो इस तरह से आपको पाथ को फॉलो किया जाता है, इस तरह से आपको, तो ये इसको कहते हैं पाराबोलिक या फिर परवलयाकार के रूप में जानते हैं। इसका उड़यन काल जो होगा, उड़यन काल जिसको कहते हैं टाइम पीरियड, जहाँ पर t = √2h/g होता है, 2h/g, h आपको ऊंचाई होता है। क्षैतिज प्रास जो होता है r = होता है u × √2h/g, 2h/g होता है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, u आपका प्रारंभिक वेग होता है। किसी भी क्षण जो वेग आपका जो है v = √2u² + g² t² होता है, u² + g² t²। इसमें देख सकते हैं एक और न्यूमेरिकल दिया गया, तो काफ़ी क्वेश्चन अच्छा दिया गया है इसमें कंटेंट आपको, ताकि आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ सकें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपका ग्रुप डी में आने वाले जितने भी रेलवे एग्जामिनेशन है सभी जगह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ TRE फॉर्म में जो लोग बैठने जा रहे हैं, साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, इवन आपका PRT वाले या फिर 6 to 8 9 से 10th वाले भी इसको देख सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के क्षैतिज वेग से, यानी इसका दिया गया है आपका स्पीड, और 490 मीटर की ऊंचाई आपका h भी दिया है। उड़ान जो है उड़ने वाले हवाई जहाज द्वारा दुश्मन की चौकी पर एक बम गिराया जाता है। बम गिराते समय, यानी बम की बात करें, अभी पाकिस्तान की याद आएगा, अभी पाकिस्तान को किस तरह से हराने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हार नहीं मान रहा है, और जो है कप छोड़ जो है आपका कप लेकर के भाग गया। एशिया कप जीतने के बाद भी इंडिया को कप अभी तक मिला है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलिए, बम गिराते समय जो है आपका हवाई जहाज दुश्मन की चौकी से कितनी दूर होना चाहिए ताकि आपको जो है सीधी निशान पर लगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, r = ut होता है, u आपका t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अभी मैंने बताया था t का वैल्यू √2h/g होगा, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। बाकी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू है आपका 60 किलोमीटर प्रति के स्पीड से चल रहा है, आरएनबी जो आपको क्षैतिज वेग है दिया गया है, और इसको मीटर प्रति सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, और बाकी h का वैल्यू पुट कर दीजिए। h आपका दिया गया है 490, और बाकी g का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं g का वैल्यू, यहाँ पर g का वैल्यू दिया गया 9.8। बाकी पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पहले से 0 हटाइएगा तो एक यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये आपका ये 2 से कट गया, यहाँ पर ये 2 कट गया, यहाँ पर आ गया 100, यानी यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 100। 100 निकालेंगे तो इसका 10 वैल्यू आएगा। ये बाकी यहाँ 8 कट दीजिए, 6 से कट गया ये 3 बार में, और यहाँ पे ये कट गया 6 कट गया 2 बार में, 20 बार 20 × 60, और ये 3 कट नहीं सकता है तो 5, यहाँ पर ये भी 100, यानी 500 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ये आपका। नेक्स्ट है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। यहाँ तक किसी को कोई संशय है, कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर सकें, और मैं ज़्यादा हैक्टिक नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को उतना ही बताएं ताकि याद रह सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और बेहतर टॉपिक से कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से। चलिए इस वीडियो को यहीं पर फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट आप सभी को लोग को। चलिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए जो लोग को PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग नोट प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने लिंक दिया है दूसरे चैनल का, उसको भी आप